राहुल गांधी का वीर सावरकर पर वक्तव्य आज विवाद का विषय बन चुका है। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। मुद्दा ऐसा है कि कांग्रेस के साथी भी राहुल गांधी को नहीं छोड़ रहे हैं, परंतु प्रश्न हर मंच पर पहुंच रहा है, अमित शाह तक भी। इस देश के लिए ज्यादा से ज्यादा यातनाएं सहने वाले व्यक्तियों में से एक वीर सावरकर, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे भारत की सबसे पुरानी पार्टी गद्दार बता रही है और सबसे बड़ी पार्टी अपनी प्रेरणा। सावरकर जी एक पर्वत की तरह, हम लोग तो एक बिंदु हैं, सावरकर सिंधु की तरह थे। व्यक्तित्व जो अपनी मृत्यु के 57 वर्ष पश्चात भी संसद को गर्म करके रखता है। गांधी हमारे हैं, सावरकर आपके। क्या इसमें कोई गलत बात कही मैंने? आखिर कौन थे वीर सावरकर, गद्दार या क्रांतिकारी? अंग्रेज क्या सोचते थे उनके बारे में? क्या ब्रिटिश सरकार उनसे डरती थी? कैसे सावरकर को गुमनाम किया गया? वर्तमान में इतनी चर्चा क्यों है उन पर? और सबसे महत्वपूर्ण, क्यों कांग्रेस घबराती है इतना सावरकर से? कौन सा कागज है वो? चौंकाने वाली जानकारी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना, हमारा नया चैनल AKTK जियो जो कि अंग्रेजी माध्यम में है, ग्लोबल ऑडियंस के लिए वो बनाया जा चुका है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूं। अभी सब्सक्राइब कीजिए, उस पर 2 वीडियो तो ऑलरेडी चढ़ाए जा चुके हैं। तो सावरकर का इतना विरोध क्यों? कांग्रेस में इतना भय क्यों? ये जानने से पहले अंग्रेज सावरकर के बारे में क्या सोचते थे, हमें वो जान लेना चाहिए। परंतु उससे पहले संक्षेप में सावरकर को जान लेते हैं। विनायक दामोदर सावरकर 1883 में नासिक में जन्मे और हाई स्कूल से ही लोकमान्य तिलक से प्रेरित होकर एक्टिविज्म आरंभ कर दिया। लोकमान्य तिलक ने ही टैलेंट देखकर, जिससे 1906 में वो लंदन गए लॉ पढ़ने। इससे 3 साल पहले यानी 1903 में सावरकर अपने भाई के साथ मित्र मेला नाम से एक अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बना चुके थे, जो 1906 में अभिनव भारत सोसाइटी बन गया, जिसके मूल में ब्रिटिश शासन को उखाड़ना था। लंदन जाने के बाद वो इंडिया हाउस जैसी संस्थाओं से जुड़ गए, पर असली कांड किया एक पुस्तक को लिखकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 की क्रांति कुछ कारतूसों के कारण हुई, ये आपके मस्तिष्क में आज तक डाला जाता है। परंतु सावरकर ने तो कुछ अलग ही बताया था अपनी पुस्तक में, जो इतना बड़ा बवंडर था कि ब्रिटिश सरकार ने पुस्तक बैन कर दी थी, वो भी हर स्थान पर। परंतु सावरकर को काला पानी क्यों हुआ, वो भी डबल डबल? क्योंकि मदन लाल ढींगरा नाम के क्रांतिकारी ने करजन नाम के अंग्रेज अफसर को शूट कर दिया था, और अंग्रेजों के अनुसार बंदूक की सप्लाई जो थी वो सावरकर ने की थी। सावरकर को भारत लाया जाता है, येरवड़ा जेल में रखा जाता है, केस चलाया जाता है। आरोप था कलेक्टर को मारने में सहयोग और ब्रिटिश किंग के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। 28 साल की उम्र में 50 सालों के लिए काला पानी भेज दिया गया इस अपराध के लिए। अब आप कहेंगे कि भाई इस कहानी में तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी डरे, तो वो अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। कांग्रेस को क्यों डर है वो आगे जानेंगे, पर अंग्रेज सावरकर पर क्या सोचते थे ये पहले जान लेते हैं। काला पानी की जेल में ब्रिटिश सरकार कैदियों को क्लासिफाई करती थी। सावरकर के स्वयं के अनुसार उनका क्लासिफिकेशन D किया गया था, जिसका अर्थ होता है डेंजरस। बाकी कॉन्विक्ट को डेंजरस नहीं बताया, ये ब्रिटिश सरकार का सोचना था सावरकर के बारे में। परंतु क्यों? 1909 में कैम्बेल ग्रीन संडे क्रॉनिकल्स के पत्रकार सावरकर से मिलते हैं। एक मीटिंग में वो सावरकर की अंग्रेजी से काफी इंप्रेस दिखते हैं और उनका कहना निकलता है कि भाई ये लड़का काफी आगे तक जाएगा। इन शॉर्ट, ही अंडरस्टूड दैट सावरकर वाज अ जीनियस इन अ शॉर्ट मीटिंग। यही जीनियस होना ब्रिटिश सरकार के लिए घातक था, और इसी जीनियस होने को भारत की सबसे पुरानी पार्टी आज तक कोस रही है। क्यों थे सावरकर जीनियस? सावरकर के पास दूरदर्शिता थी, जो कोई नहीं देख पाता था वो सावरकर को दिखता था। 14 साल का काला पानी और 12 साल की डिटेंशन भोगने के बाद सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने, और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जिन्ना पाकिस्तान बनाने की ओर तेजी से बढ़ रहा है और कांग्रेस का रिस्पांस जो है उसके प्रति बहुत वीक है। इस समय तक जिन्ना ने 1 या 2 बार ही पाकिस्तान शब्द बोला था। इसके बाद 1940 के दशक में जिन्ना पाकिस्तान की मांग को प्रबल कर चुका था। गांधी और नेहरू जी के अनुसार उनकी लाश पर भारत का बंटवारा होगा, ऐसा उन्होंने कह दिया था। पर सावरकर ने प्रिडिक्ट किया कि नेहरू और गांधी बहुत आसानी से जिन्ना के समक्ष गिव अप कर देंगे। यही भविष्य में हुआ। सावरकर की प्रेडिक्शन जिन्ना के प्रति गांधी नेहरू के रिस्पांस पर बेस्ड थी। अब भारत का बंटवारा हो गया। सावरकर ने एक और प्रेडिक्शन की, जब तक भारत की सीमा से लगता हुआ एक ऐसा देश है जो रिलीजियस बिगेट्री या फिर रिलीजियस फैनेटिज्म से भरा हुआ है, भारत कभी शांति नहीं देख पाएगा। बात पाकिस्तान की हो रही थी। 75 वर्षों से भारत
भारत ने कितनी शांति देखी है आप सब जानते हैं। 1950 में चीन तिब्बत पर कब्जा कर लेता है। नेहरू जी ने कोई हार्ड स्टैंड लेने के स्थान पर प्रो चाइना अप्रोच रखी थी, पंचशील ले आए थे। सावरकर ने 1954 में ही कह दिया कि भारत के घुटनों पर झुके हुए रिस्पांस को देखकर चीन की भूख बढ़ जाएगी और वो भारत की भूमि भी हड़प लेगा। 1962 में यही हुआ। अब ये प्रेडिक्शन देखिए, 1930 के दशक में आज के बांग्लादेश से आज के असम में बड़ी संख्या में मुस्लिम माइग्रेंट्स घुसने लगे। असम में इस बात पर हल्ला हुआ। नेहरू ने कहा कि भाई खाली जगह पड़ी हुई है, किसी के बसने से किसी को कैसे रोका जा सकता है वहां पर। सावरकर का स्टेटमेंट आया कि इतनी बड़ी संख्या में माइग्रेशन न केवल आसाम के लोकल कल्चर के लिए खतरा है बल्कि भारत के उत्तर पूर्व में नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है। आज तक असम में यही इशू चल रहा है। असम अकॉर्ड इसी मुद्दे पर बनाया गया था। ये सारे मुद्दे भारत के भविष्य के सबसे बड़े सुरक्षा के मुद्दे बने और आज तक भारत को कचोट रहे हैं। हर मुद्दे के मूल में नेहरू या गांधी की वीक नीड पॉलिसीज दिखती हैं और हर मुद्दे पर सावरकर सही दिखते हैं। यही कारण था कि नेहरू जी की मृत्यु तक सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी तक नहीं माना नेहरू गवर्नमेंट ने। उनकी मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने सावरकर की फ्रीडम फाइटर पेंशन चालू की। आज राहुल गांधी सावरकर पर जो बोलते हैं उसमें इसी इतिहास की टीस है, परंतु इससे भी बड़ा मुद्दा है सावरकर का जो आज की राजनीति बदल रहा है और जिससे कांग्रेस सबसे अधिक डरती है। क्या है वो मुद्दा? सावरकर ने अपने पॉलिटिकल करियर में एक शब्द को प्रचलित किया, हिंदुत्व। कांग्रेस को आज इस शब्द से एलर्जी है। कारण आगे देखते हैं, परंतु यह एक कारण है हर कुछ दिन में सावरकर के अंग्रेजों के समक्ष माफीनामे की बात कर डालने का। क्या सत्य है सावरकर के माफीनामे का? 1913 में सावरकर और साथियों ने काला पानी में भूख हड़ताल आरंभ की। मीडिया तक बातें लीक होकर पहुंचने लगी। सावरकर के द्वारा बम बनाने की बातें भी उछली और फिर ब्रिटिश भारत सरकार का एक रिप्रेजेंटेटिव एच क्राडॉक सावरकर का इंटरव्यू लेने पहुंच गया। यहीं से पहली पिटीशन डाली गई। क्यों? ये पिटीशन हर प्रिजनर को अवेलेबल थी। अब सावरकर जो थे वो एक वकील थे, लॉ जानते थे और लॉ का प्रयोग करना और उससे बचना उन्हें आता था। यही एडवाइस वो बाकी कैदियों को देते थे कि भाई जेल में सड़ने का कोई यूज नहीं है, तुम्हारा उत्तरदायित्व बाहर निकलकर देश की सेवा का है, जेल में रहने का नहीं। क्राडॉक बाद में सावरकर पर भय से भरी एक रिपोर्ट बनाता है और कहता है कि अगर इस बंदे को जेल से बाहर निकाला तो इसके सब मित्र मिलकर इसे अंडमान से भी निकाल देंगे। ऑब्वियसली पिटीशन जो थी वो रिजेक्ट हो गई। दूसरी पिटीशन आई अक्टूबर 1914 में, जहां सावरकर ने कहा कि यदि काला पानी से सभी भारतीय कैदी जो हैं उनको छोड़ दिया जाता है तो वो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की मदद करेंगे। इंटरेस्टिंगली ये सेम कार्य गांधी जी ने गांव-गांव घूमकर किया। भारतीय सैनिक ब्रिटेन के लिए जोड़े। सावरकर की एक और पिटीशन आई 1917 में। सावरकर ने सभी कैदियों को पुनः छोड़ने के लिए कहा, रूस, फ्रांस, आयरलैंड जैसे स्थानों का उदाहरण देते हुए। इनफैक्ट सावरकर ने यहां तक मेंशन किया कि यदि ब्रिटिश सरकार को लगता है कि पिटीशन केवल मेरे अपने लिए मैं लिख रहा हूं तो बेशक मुझे ना छोड़ें पर बाकी कैदियों को छोड़ दें, ये मुझे संतुष्टि देगा। इन पिटीशंस में भाषा प्रयोग पर भी प्रश्न उठता है, जैसे मैं आपका वफादार नौकर बनकर रहूंगा, और इसे राहुल गांधी जैसे जो लीडर्स हैं वो आज तक उठा रहे हैं। परंतु गांधी जी के भी लेटर्स में सेम लैंग्वेज है। इस लेटर में गांधी जी अंग्रेजों को लिख रहे हैं कि मैं भीख मांगता हूं रॉयल हाइनेस के वफादार नौकर बने रहने की, और इस दूसरे लेटर में भी सेम लैंग्वेज है। पर ये क्या, एक रशियन ऑथर को भी गांधी जी यही लिख रहे हैं, आपका आज्ञाकारी नौकर। और भी लीडर्स के लेटर्स में यही लैंग्वेज मिलती थी। इसके विपरीत 1923 में मोतीलाल नेहरू ने मर्सी पिटीशन लिखी। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को नाभा जेल में डाल दिया गया था, जहां उनके हाथ के ऊपर से एक चूहा निकल गया। नेहरू जी 12 दिन भी नाभा जेल में नहीं रह पाए और माफी मांगकर बाहर आ गए। सावरकर 14 साल तो केवल काला पानी में रहे थे। सावरकर अंग्रेजों के समक्ष झुके या ये उनकी स्ट्रेटेजी का अंग था, ये विशेषज्ञ तय करें। परंतु अंडमान से निकलकर रत्नागिरी जेल और वहां से भी निकलकर 14 साल हाउस अरेस्ट में रहना अंग्रेजों का डर दिखाता है। क्या क्या सहा था सावरकर ने काला पानी में और कैसे ये भिन्न था बाकी नेताओं से। अंडमान की जेल कोई ऐसी वैसी जेल नहीं थी। सावरकर पर आरोप था ब्रिटिश क्राउन से विद्रोह का और दंड के रूप में भयानक अत्याचार किए गए थे। चेन से बांधकर एक जगह पर पटक देना, बेड़ियों में जकड़ देना, कोड़े मारना और 6-6 महीने तक एक ही कमरे में बंद करके रख देना, यानी कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ये सब सावरकर के जेल जीवन में बहुत सामान्य था। एक मिल से बैल की तरह बांधकर पूरे पूरे दिन तेल निकलवाना और पानी तक पीने ना देना, टॉयलेट के लिए रोकना, ये सावरकर की सजा का पार्ट था। और खाने के लिए क्या दिया जाता था?
कीड़े पड़ा हुआ, इन्फेक्शन से लेस, गला सड़ा खाना, ये सावरकर सालों तक सहते रहे थे। इसके विपरीत बाकी बड़े लीडर्स की जेलें कैसी थी? नेहरू जी 12 दिन में ही कड़ी जेल से माफी मांगकर निकले थे। इसके अलावा उन्हें लगभग 3200 दिन की जेल हुई थी। कैसी थी वो जेल? नेहरू जी को ऑफिशियली क्लास ए प्रिजनर बताया गया था। ये अल्मोड़ा जेल थी। नेहरू अपनी बायोग्राफी में स्वयं लिखते हैं कि कैसे उन्हें रहने के लिए एक लॉर्डली बैरक मिला हुआ था, जिसमें एक बड़ा सा हॉल था, 15 खिड़कियां थी, स्वच्छ हवा की कोई कमी नहीं थी। शाम 4:30 बजे नेहरू जी को चाय मिल जाती थी और सुबह 7:30 बजे उन्हें छोड़ दिया जाता था। फिर वो पूरा दिन एक बड़े से ग्राउंड में आसमान के नीचे बैठकर बादलों को देखा करते थे। ये नेहरू जी की जेल, जिसमें लाइब्रेरी, समाचार पत्र सब थे। गांधी जी को भी बिड़ला हाउस जैसे महलों में रखा जाता था। कंपैरिजन का कोई तात्पर्य नहीं है। गांधी नेहरू के अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, परंतु सावरकर के अपने हैं। हाँ, अंग्रेज किसे खतरा मानते थे, ये सजा किसे कैसी दी गई उसी से पता चल जाता है। कांग्रेस का सावरकर से रोष ऐतिहासिक है, परंतु बाकी लीडर सावरकर पर क्या कहते थे? आज सावरकर पर प्रश्न उठते हैं, पर 1921 में गांधी ने सावरकर के बारे में लिखा कि सावरकर बंधुओं का देश हित में उपयोग होना चाहिए। एक से मैं लंदन में मिला था। वो वीर, चालाक, देशभक्त और क्रांतिकारी था। ब्रिटिश सरकार का वहशीपन वो मुझसे पहले ही जान गया था। ये गांधी के शब्द हैं। भगत सिंह ने स्वयं सावरकर की 1857 की क्रांति पुस्तक का 3rd एडिशन पब्लिश करवाया था। अपने जेल नोट्स में सावरकर के कोट्स का प्रयोग किया था, जबकि भगत सिंह की विचारधारा भिन्न थी सावरकर से। रास बिहारी बोस का जापानी भाषा में लिखा गया लेख पूर्ण रूप से केवल सावरकर के व्यक्तित्व पर है। इसके अलावा MSA के होम स्पेशल डिपार्टमेंट के अनुसार सावरकर ने सुभाष बोस को यूरोप जाकर एक्सिस पावर से मदद मांगने के लिए कहा था, ब्रिटेन के विरुद्ध। नेताजी सुभाष बोस द्वारा दी गई आजाद हिंद रेडियो पर एक स्पीच बताती है कि कैसे सावरकर ने युवाओं को प्रेरित किया था सशस्त्र सेना ज्वाइन करने के लिए, जो बाद में आजाद हिंद फौज के साथ मिल गई। सावरकर को 1947 के बाद सरकार ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। कोई नाम लेने वाला भी नहीं था, परंतु सावरकर की मृत्यु के समय एक जन सैलाब सड़कों पर था। लोगों के भीतर यह सावरकर का कद बताता है। यह कद इतना था कि मृत्यु के उपरांत इंदिरा गांधी को भी एक डाक टिकट जारी करनी पड़ी थी सावरकर के सम्मान में। अब ये पॉलिटिकल था या मजबूरी थी या सम्मान था, ये इंदिरा गांधी ही अधिक जानती हैं। पुराने लीडर्स की ये स्टेटमेंट्स और कार्य भिन्न हैं आज की कांग्रेस के स्टैंड से। सावरकर का ऐसा क्या स्टैंड था जिससे आज भी कांग्रेस के बड़े लीडर्स घबरा रहे हैं? सावरकर ने एक टर्म को जन जन तक पहुंचाया। क्या थी वो टर्म? हिंदुत्व, जिसे आज आप सुनते हैं। रोज कोई ना कोई गाली दे रहा होता है इस टर्म को। क्या था सावरकर का हिंदुत्व? सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। 1947 से पहले सावरकर की पार्टी ने अपना हिंदू राष्ट्र मैनिफेस्टो निकाला, जिसके अनुसार माइनॉरिटीज को अपना दीन, अपना धर्म जो है वो फॉलो करने का अधिकार होगा, और यदि कोई इसमें बाधा डालता है तो स्टेट पूरे बल से उस पर काबू पाएगा। परंतु धर्म के नाम पर देश के भीतर ही दूसरा देश नहीं बनने दिया जाएगा। बेसिकली भारत के बंटवारे पर यह बात कही गई थी मैनिफेस्टो में। 1909 की एक स्पीच में सावरकर कहते हैं कि हिंदू भारत का दिल है, पर आकाश में जैसे इंद्रधनुष कई रंगों में होता है, वैसे ही रंग मुस्लिम, बौद्ध, सिख और ईसाई हैं। इसे भारत कहते हैं। परंतु 1923 में सावरकर हिंदुत्व नाम से एक पुस्तक लिखते हैं, जिसमें हिंदुत्व को डिफाइन करने के बाद कैसे ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स हिंदुओं के लिए खतरा बन सकते हैं वो भी लिखते हैं, और कन्वर्जन माफिया पर लोगों को चेताते हैं। 14 सालों में इतना बड़ा अंतर कैसे? एक्चुअली सावरकर अंडमान जेल में कई मुस्लिम कैदियों के बीच रहते थे, जहां उन्होंने देखा कि कैसे ये कैदी जेल में गलीबल हिंदूज को कन्वर्ट कर रहे थे। दूसरी ओर भारत में पिछली कई शताब्दियों का पुर्तगाली इतिहास भी सावरकर ने पढ़ा था, जो कन्वर्जन से भरा पड़ा था। तो ये सावरकर के हिंदुत्व का अंग बना, जो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनी, जिससे मतभिन्नता हो सकती है किसी की भी। जैसे आज की डेट में मुस्लिम अपीजमेंट या वोट बैंक पॉलिटिक्स से मतभिन्नता होती है। वर्तमान में कांग्रेस के लीडर्स के अनुसार यही हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के कारण बीजेपी आज चुनाव जीत रही है, जिसका सोर्स सावरकर है। तो अटैक सोर्स पर किया जा रहा है। सावरकर की आइडियोलॉजी से आपका विरोध हो सकता है, जो कि नॉर्मल है, परंतु सावरकर को गद्दार कहना
साक्ष्य और इतिहास के विपरीत है। सावरकर सबसे अधिक सजा काटने वाले रेवोल्यूशनरीज में से थे, सबसे अधिक यातनाएं झेलने वालों में से थे। जिस कारण से सावरकर को गद्दार कहा जा रहा है, उसी कारण से फिर नेहरू जी और गांधी जी पर भी सेम शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। भारतीय राजनीति को इंफ्रा डेवलपमेंट पर बात करनी चाहिए। सावरकर को इतिहास के साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इतिहास को यदि कुरेदा जाएगा इस प्रकार से तो दूध का धुला कोई भी नहीं निकलेगा। आपके विचार कमेंट में लिखें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो स्क्रीन पर जो दूसरा वीडियो आपको दिख रहा है वो भी अच्छा लगेगा, उसको भी अवश्य देखें। चैनल को बिना सब्सक्राइब करे निकले तो पूरा दिन वो बात नहीं करेगी, फोन नहीं उठाएगी। सपोर्ट करें हमारे कार्य को patreon.com या फिर UPI के माध्यम से। दोनों के जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए हैं। आपका सपोर्ट वांछनीय है, क्योंकि उसी के कारण ये चैनल जीवित रहता है। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।